प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम अनंत भट्ट कृत चंपू भारतम के प्रथम स्तबक की साहित्यिक विशेषताओं का मूल्यांकन करेंगे या साहित्यिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। चंपू काव्यों की परंपरा में अनंत भट्ट रचित चंपू भारतम विशेष प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय है। यह महाभारत की कथा पर आधारित है। इसमें 12 स्तबक है जो कि बहुत ही सुंदरता के साथ ग्रथित है। इन 12 स्तबकों में महाभारत की कथा विस्तृत रूप से वर्णित है। कवि ने अपनी रचना के प्रथम स्तबक में प्राचीन कथाओं और पौराणिक घटनाओं का निर्देश अल्प मात्रा में किया है। महाभारत की पदावली से कवि विशेष रूप से प्रभावित नजर आते हैं। पूरे चंपू भारतम में 1047 पद्य और 238 गद्यांशों में महाभारत की कथा है, जो कि पांडु के राज्य से प्रारंभ होकर महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर के राजा बनकर अश्वमेध यज्ञ करने तक की घटना के रूप में वर्णित है। इन 12 स्तबकों में व्यास द्वारा नियोग से उत्पन्न पांडु की राजधानी के सुप्रशासन से लेकर महाभारत के युद्ध के बाद का अश्वमेध यज्ञ का बहुत शानदार वर्णन वर्णित है। चंपू भारतम एक रोचक रचना है। चंपू काव्य वैसे ही अपने आप में रोचक होते हैं, क्योंकि यह साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप में प्रयोग किया जाता है। गद्यांश में भी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है तथा पद्यों में भी कहानी या पात्रों का चरित्र लिखा जाता है। बहुत श्रेष्ठ और सुंदर रचना है चंपू भारतम। इसमें समस्त साहित्यिक गुण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पद्य सामान्यतः वैदर्भी रीति में रचे गए हैं, तथापि गौड़ी, पांचाली और लाटी रीतियों में भी पद्यों का अभाव नहीं है। श्लोकों में कोमलता, माधुर्य, प्रसार और ओज गुण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। प्रथम स्तबक में अधिकांशतः प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। कवि का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। एक और जहाँ उसने लंबे लंबे जटिल समासों की योजना की है, वैसे ही अल्प और लघु समासों तथा समास रहित पदों की छटा भी बिखेरी है। व्याकरण के विशिष्ट प्रयोग भी कवि ने यत्र तत्र किए हैं। पलित, भावुक, शुभायुत, उपेयुषः, यंगक्रम, रविकल्प आदि तथा नए नए शब्दों, विशिष्ट योजना और अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है। कवि का प्रयास अपरिचित और अल्प परिचित शब्दों के प्रयोग में है, परंतु अप्रचलित, दोष आदि से मुक्त भी वह दिखाई देता है। अनंत भट्ट को अलंकारों का गहन ज्ञान था और इसी ज्ञान के कारण उन्होंने अलंकारों का प्रयोग भी प्रचुरता से किया है। प्रथम स्तबक में कवि ने लगभग 26 अलंकारों का प्रयोग कर दिया है।
इनमें अधिकांशतः अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा, काव्यलिंग, यमक और श्लेष की है। रूपक का भी प्राधान्यता से प्रयोग दिखाई देता है। उपमा के अनेक भेदों का प्रयोग कवि ने यत्र तत्र किया है। श्लेष में अर्थ और शब्द दोनों ही श्लेष का प्रयोग कवि ने किया है, अर्थ श्लेष भी और शब्द श्लेष भी। काव्यलिंग का प्रयोग करते हुए कवि ने राजा पांडु से कहलवाया है कि संतान अभाव से पृथ्वीपति होने पर भी मैं पूर्ण नहीं हूँ, क्योंकि वैदिक परंपरा में मनुष्य की पूर्ति संतान से ही होती है। हम कह सकते हैं कि अनंत भट्ट की अलंकार योजना चंपू भारतम में मनोरम और चमत्कारपूर्ण है। काव्य में अलंकार जबरदस्ती ठूंसे हुए प्रतीत नहीं होते, बल्कि वह सहज और स्वाभाविक रूप में समक्ष आए हुए प्रतीत होते हैं। शब्द शक्तियों में सामान्यतः प्रथम स्तबक में अभिधा का ही प्रयोग किया गया है। अश्लीलता निवारण के लिए स्मर राजधानी जैसे पदों का प्रयोग चमत्कृत करता है। ध्वनि का प्रयोग प्रायः कम ही किया गया है। हस्तिनापुर के मकानों को या भवनों को स्वयं प्रकाशित मणियों से जटित बताकर उस नगर की अलौकिकता में व्यंजना की छटा बिखेरी गई है। रस चित्रण में भी अनंत भट्ट ने सफलता प्राप्त की है। हस्तिनापुर की अलौकिकता के वर्णन में अद्भुत रस है, तो पांडु की मृत्यु के वर्णन में करुण रस। माद्री की रति क्रीड़ा में संभोग श्रृंगार है, तो मृगिया वर्णन में वीर, तो किंदम के शाप में भयानक रस भी दृष्टिगत होता है। धृतराष्ट्र के पांडवों के प्रति स्नेह में वात्सल्य रस का चित्रण करने में भी कवि को सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनंत भट्ट रचित चंपू भारतम के प्रथम स्तबक में कवि ने कई रसों का प्रसंगानुसार सटीक प्रयोग किया है, जिससे काव्य रुचिर बन गया है, सरस बन गया है, रसाप्लावित हो गया है। परिस्थिति के अनुसार, प्रसंग के अनुसार बिल्कुल सटीक रस का प्रयोग ही कवि को रस सिद्ध कवि बनाता है, जिसमें अनंत भट्ट को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। रस और अलंकार के साथ कवि छंदों के प्रयोग में भी अति कुशल है। प्रथम स्तबक में उन्होंने लगभग 20 छंदों का प्रयोग कर दिया है। ये छंद सम भी है, अर्ध सम भी है और विषम भी है। तीनों ही प्रकार के छंदों का प्रयोग कवि ने यथास्थान किया है। अनंत भट्ट की वर्णन शक्ति भी अपार है। वह उनमें नई नई उद्भावनाओं की योजना में कुशल है। हस्तिनापुर की समृद्धि का वर्णन बहुत रोचक और सजीव बन पड़ा है। उस नगरी में इतने दीपक जलते थे कि उनकी स्याही ही चंद्रमा की किरणों में लग गई है, अर्थात दीपकों का जो धूम्र है, दीपक से निकलने वाली जो कालिमा है, वो इतनी अधिक मात्रा में है कि वो चंद्रमा के कलंक के रूप में चंद्रमा के बीच में लग गई है और वह हमें चंद्र कलंक के रूप में देखने को मिलती है। इसी कालिमा को भ्रांतिवश हम हरिण मानते आए हैं, या हम इसे शशांक अंक खरगोश का चिन्ह भी मानते आए हैं। उन भवनों में, हस्तिनापुर के भवनों में चंद्रकांत मणियों की शीतलता में गर्मियों में सूर्य की किरणें देर तक विश्राम करती रहती है,
इसलिए गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं। कितनी अद्भुत कल्पना है कवि की। कवि की कल्पना शक्ति का कोई पार नहीं होता, वह अपरिमित होती है और वह इस वर्णन से प्रतीत होती है। सत्य है कि दिन गर्मियों में लंबे होते हैं और यह प्रकृति का नियम है, परंतु कवि ने इसमें भी उत्प्रेक्षा कर ली है, इसमें भी संभावना ढूंढ ली है। संभावनम अथोत्प्रेक्षा, जहाँ संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कवि मानता है कि उस हस्तिनापुर के भवनों में चंद्रकांत मणियां लगी हुई है। यह चंद्रकांत मणि शीतल होती है। चंद्रकांत मणि के बारे में ग्रंथों में प्रसिद्ध है कि यह जब चंद्रमा की किरणों के संपर्क में आती है तो द्रवित होना प्रारंभ हो जाती है। सीधे शब्दों में समझें तो पिघलना प्रारंभ कर देती है और इससे अमृत के समान शीतल और स्वच्छ जल टपकता है, जो कि बहुत ही सुकून देता है। इन चंद्रकांत मणियों में सूर्य की किरणें सूर्य की गर्मी से तप्त होकर विश्राम हेतु आ जाती है, यह मानना है कवि का। और चूंकि सूर्य की किरणें यहाँ विश्राम करती रहती है और दिन लंबे या बड़े हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पांडु पुत्रों के जन्मोत्सव, वसंत ऋतु का आगमन, पांडु की केली क्रीड़ा और मृत्यु आदि के वर्णन में कवि ने अत्यधिक सफलता प्राप्त की है। बड़ी ही रोचकता के साथ उन्होंने समस्त वर्णनों को किया है। इस प्रकार अनंत भट्ट की भाषा शैली साहित्यिक दृष्टि से चंपू काव्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है। उनका लेखन गद्य और पद्य दोनों में ही सुंदर है। उनकी शैली में कुछ भी दोष है तो वह नगण्य सा हो जाता है, क्योंकि भाषा की सुंदरता, भावों का सामंजस्य, रस का श्राव, छंदों का चमत्कार, अलंकारों का चित्रण, सब कुछ इतना मनोहर बन जाता है कि दोष अपने आप ही नगण्य हो जाते हैं। इस प्रकार अनंत भट्ट का चंपू काव्य के कवियों में भाषा शैली की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान है तथा चंपू भारतम का अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थान है।